deliver his talk to all of us and enlighten us about the activities of the paramilitary. Now speak Sri Achar Singh. आदरणीय चेयरमैन मीना जी, चीमा जी, प्रेसिडेंट श्री एच.डी. सिंह और श्री सीपाल सिंह और यहाँ पे उपस्थित सभी सीएपीएफ के अधिकारीगण, आज ये बड़ा खुशी का मौका है कि इतने बड़ी संख्या में तकरीबन 30 से ज़्यादा सीएपीएफ के अफसरों से रूबरू होने का मौका मिला। और इसका श्रेय अभी दिल्ली में एक एसडीजी मैच में मीटिंग थी जहाँ मुझे मेरे पुराने साथी बीएस गिल मिले। उन्होंने जिक्र किया कि इसी तरह से 26 तारीख को यहाँ रामगढ़ 50 बटालियन में एक गेट टुगेदर होने वाली, जिसमें सीएपीएफ के अफसर सभी इकट्ठा होंगे। तो मुझे इसकी पहले से जानकारी नहीं थी। मुझे मालूम था कि हलो माजरा में गेट टुगेदर होती थी मंथली, जिसमें सब अफसर इकट्ठे होते थे। 20-30 अफसर एक दो बार नजर आया। तो आज यहाँ आने का सबसे बड़ा तो सौभाग्य ये मिला कि 1975 में हम लोगों ने ट्रेनिंग की और सीपाल सिंह सर हमारे गुरुजी थे। हमारी ट्रेनिंग के लिए जब गुरु और शिष्य एक साथ हो, ये सौभाग्य बहुत कम मिल पाता है। और मुझे खुशी है कि 86 साल की उम्र के बाद भी आई थिंक हमारे में सबसे ज़्यादा उम्र के आज सीपाल सिंह जी हैं। वो अच्छा स्वास्थ्य है उनका और इस प्रकार से बहुत एक्टिव लाइफ अभी भी जी रहे हैं। दूसरा, जो मेरे पुराने साथी एच.डी. सिंह, इनसे मैंने 20 बटालियन का चार्ज यही चंडीगढ़ में 1995 में लिया था और उस बटालियन को बेस्ट बटालियन ट्रॉफी दिलवा के वापस चंडीगढ़ ही छोड़ के चला गया। और काफ़ी पुराने साथियों से आज काफ़ी दिनों के बाद बैठने का मौका मिला। सुखजिंदर सिंह मेरे आईजी ऑपरेशन, आईजी स्पेशल सेक्टर रहे, जो भोपाल में मुझे याद है हमने 20 बटालियन 144 बटालियन खड़ी की थी। उसमें उमा भारती सीएम को बुलाया था और तब वो उस दिन से आज मुलाकात हुई। जेएस गिल सर जो बहुत एक्टिव हैं पूरे सीएपीएफ के और सीआरपी की हिस्ट्री पे उन्होंने बहुत भूतपूर्व कार्य किया है और सारा एक तरह के एनसाइक्लोपीडिया है, राइट फ्रॉम बिगिनिंग टिल टुडे। अभी भी कॉफी टेबल बुक पे बहुत काम कर रहे हैं। तो उनके साथ भी मुझे 123 बटालियन में तुली में काम करने का मौका मिला। आज सौभाग्य से आज यहाँ वो हमारे बीच हैं। तो मुझे मेरे बैचमेट ही बता रहे थे कि मुझे जेएस गिल साहब के घर जरूर जाना है मोहाली में। उनका घर जो एक छोटा सा एक लाइब्रेरी है, उसमें सारे मैनुअल सारी चीज़ें हैं। तो इतना इंटरेस्ट इतने नौकरी के बाद लेना एक बहुत बड़ी बात है। एक धूम सिंह जी जो बहुत लिटरेरी आदमी हैं, आज काफ़ी दिनों के बाद मिले हैं। धूम सिंह जी, इनकी मैं कविताएँ मैगजीन में और उसमें पढ़ा करता था, बड़े एक्टिव हैं। सुधीर कुमार IG SSB, अभी 14 फरवरी को हमने पुलवामा डे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सेलिब्रेट किया था। उसमें सारे सीएपीएफ के अधिकारी, हम 150 लोगों को हम सोच रहे थे, लेकिन वो 200 ओवर क्राउडेड हो गया और फिर 50 एक्स्ट्रा सीट लगानी पड़ी। और पहली बार पुलवामा डे में जो हमारा रिटायर्ड लोगों का फंक्शन था, एसोसिएशन का फंक्शन था, उसमें सर्विंग ऑफिसर्स आए, DIG न्यू दिल्ली, स्पेशल DG ऑपरेशंस, सारे लोकल कमांडेंट्स। तो ऐसा पहली बार हुआ कि जब सर्विंग ऑफिसर जो एसोसिएशन के कार्यक्रम को अवॉइड करते थे, पहली बार उन लोगों ने हमारे साथ एक तरह का तालमेल किया। जहाँ तक हमारी एसोसिएशन की गतिविधि का सवाल है, ये रणवीर सिंह हमारे सेक्रेटरी जनरल जो यहाँ बैठे हैं, इनका पूरा जीवन एसोसिएशन को समर्पित है और इनका कमिटमेंट और इनका त्याग देखते हुए जो एक जनरल बॉडी मीटिंग थी जिसमें RB पाठक जी जो 67 बैच के ऑफिसर थे, मैं उनको पहले कभी मिला नहीं था। तो उस जनरल बॉडी मीटिंग में मैं भी गया तो बारिश हो गई मूसलाधार और जो लोग उसमें चुनाव लड़ने वाले थे वो रास्ते में ट्रैफिक जाम में फंस गए। तो 2 बजे तक हम लोगों ने वेट किया कि सारे ऑफिसर आ जाए, लेकिन बाकी सारे राज्य से तो आ गए लेकिन दिल्ली के लोग नहीं आ पाए। तो इन लोगों ने मुझसे निवेदन किया कि साहब आप ये एसोसिएशन के अध्यक्षता संभाल लो, 80 साल से ज़्यादा हो गए हैं पाठक जी, और आप हाँ कह दो। मेरा स्वीडन का टिकट था 1 अक्टूबर का, ये सितंबर की बात थी। मैंने कहा मैं तो 1 महीने के लिए इंडिया में हूँ और मुझे तो बाहर जाना पड़ा। साहब 1 महीने के लिए यहाँ का तो ये बात 2018 की है और 18 के बाद से इन्होंने फिर मुझे छोड़ा ही नहीं। और मुझे भी अच्छा लगता है कि जिस बल से हम रिटायर में, और CAPF की जो एक ब्रदरहुड है, जो एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एक फैमिली के रूप में उभर रही है,
तो उसमें काम करते हैं, बड़ा आनंद आ रहा है और पता ही नहीं चल रहा कि टाइम कैसे गुजर रहा है। हम लोगों ने रणनीति ये बनाई हुई थी कि पहले जितने भी लीडर्स थे उनसे मिलते थे, मुख्यमंत्री से मिलते थे, गवर्नर से मिलते थे, और राष्ट्रपति से लेके, और कोई ऐसा इंडिया में वो नहीं जिसको हमने अपना मेमोरेंडम ना सौंपा, अपनी बातें ना बताई। सिर्फ मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने हमें टाइम नहीं दिया अभी तक, उनको भी हमने मेल की हुई है, चिट्ठी लिखी हुई है और पूरा डिटेल में सारा चीज लिख के भेजा हुआ है। लेकिन ऐसे मुझे लगता है कि सीएपीएफ के प्रति एक तरह का उनका सरकार का सोतेला व्यवहार है। वो पता नहीं क्या चीज़ है, हाँ कह देते हैं सारे मुख्यमंत्री, लेकिन वो फिर हो नहीं पाता। अभी ताज़ा ही 3 दिसंबर को उत्तराखंड में काठगोदाम में सीआरपीएफ कैंप में हमारी मीटिंग हुई, जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सीएपीएफ के लोगों ने हिस्सा लिया। तकरीबन 1000 लोग थे और उसमें पहली बार मुख्यमंत्री उत्तराखंड शामिल हुए। तो हम लोग एक हफ्ते से उनके टच में थे, जो एडिशनल सेक्रेटरी कर्णपाल जी मुख्यमंत्री के, उनसे बातचीत चल रही थी कि क्या क्या घोषणा कर सकते हैं सीएपीएफ के लिए। उन्होंने कहा साहब ज़्यादा नहीं कर सकते, होम डिपार्टमेंट राजी नहीं है, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट राजी नहीं है, फाइनेंस वाले कंकरेंस नहीं दे रहे हैं। इतना कर सकते हैं कि जो आपके गैलेंट्री मेडलिस्ट हैं उनको हम 5 लाख रुपये फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने हाँ कहा। तो मैंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, इसमें तो सीएपीएफ का कुछ भी कल्याण नहीं है। ऐसी चीज़ करनी चाहिए जो आम, जो सीएपीएफ के जवानों को और अधिकारियों को कुछ उसका फायदा है। तो फिर खैर 1-2 हफ्ते बातचीत हो गए, वहाँ उसमें डिप्टी डायरेक्टर वेलफेयर का पोस्ट क्रिएट करेंगे और जितने भी जिले उत्तराखंड में 13 जिलों में सीएपीएफ वेलफेयर ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करेंगे। तो उसके लिए अभी नॉमिनेशन भेज दिए गए हैं और उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वो उनका अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद छोटी छोटी बहुत घोषणाएं की उन्होंने की, अगर कोई विधवा है उसके 2 बेटियां हैं तो उनकी शादी में मदद करेंगे, अगर स्टैंप ड्यूटी या कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे तो उसमें 25% की छूट देंगे। ऐसी 5-6 घोषणाएं की। पर ये हरियाणा के बाद उत्तराखंड एक दूसरा राज्य बना जहाँ पे उन्हें अर्धसैनिक जो कल्याण बोर्ड है, जिसका हम बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे कि अर्धसैनिक सोल्जर बोर्ड की तरफ पे अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड होना चाहिए, बाकी चीज़ फिर उस अम्ब्रेला के नीचे अपने आप ही होती रहेगी। तो वो हरियाणा में पहले नाम पट्टी बदल दी गई, जो पहले सैनिक कल्याण बोर्ड था उसको अर्धसैनिक ऑब्लिक सैनिक कल्याण बोर्ड कर दिया गया। तो हरियाणा में हम कई बार मुख्यमंत्री से मिले। इसके बाद उनके जो पहले ओम प्रकाश साहब थे, जो समाज कल्याण मंत्री थे, वो भानु में यहीं से थोड़ी दूर पे आईजी हेडक्वार्टर आईजी ईश्वर सिंह साहब उस मीटिंग में थे। तो वहाँ पे निम्बाड़िया जी आईजी होते तो उन्होंने हमें बुलाया, मंत्री से बुलाया और मंत्री जी ने घोषणा कर दी कि अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। बहुत दुनिया भर की बातें करें, 2 करोड़ एस्पिरेशन ग्रांट मिलेगा शहीद परिवार को, शहीद का दर्जा, जो हम चाहते थे उससे भी बढ़ चढ़ के आगे बात की। हमने उनको थैंक्स भी किया उस मीटिंग में। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो मंत्री हट गए, फिर अभय सिंह जी मंत्री आए, फिर हम दोबारा चंडीगढ़ आए, अभय सिंह जी से मिले, उन्होंने 2-3 जगह बात की फाइनेंस सेक्रेटरी से, कहाँ फाइल लटकी हुई है। और नतीजा ये हुआ कि अभी राव नरबीर सिंह है समाज कल्याण मंत्री, सारी चीज़ बनी हुई है, फाइनेंशियल सब कुछ 95 लाख रुपये पर मंथ का सारा कुछ अप्रूव है, लेकिन वो साइन होकर नोटिफिकेशन नहीं जारी हो पाया, इसलिए कहीं अड़चन हो गई। तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत वो तो 3 ही फोर्स है उसमें, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, जबकि क्लियर कट लिखा हुआ है कि दे आर आर्म्ड फोर्स ऑफ यूनियन, हाई कोर्ट उसको एक्सप्लेन कर चुका है। तो अगर हम आर्म फोर्स ऑफ यूनियन है तो जिस ऑर्डर के तहत ये ओल्ड पेंशन स्कीम बंद की गई है उसके अनुसार आर्म फोर्स ऑफ एक्सेप्ट आर्म फोर्स ऑफ यूनियन सबको ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है। अब सरकार को ये डर है कि कहीं अगर इनको दे दिया जाए, क्योंकि हमें सीसीएस पेंशन रूल 1972 और जो बाद में अमेंड होकर 21 हुआ है उसके तहत पेंशन मिलती है। तो अभी सरकार को यह है कि अगर इनको सीएपीएफ को पेंशन दे दी फिर बाकी सारी रेलवे की यूनियन और ये सारे लोग भी उसको डिमांड करेंगे, और इस करके वो शायद कहीं ना कहीं उनको मन में शक है और इसलिए उसमें अड़चन हो रही है। अभी जो विश्व बंधु जी है उन्होंने बहुत बड़ी रैली की थी रामलीला मैदान में, और अभी दोबारा जनता ने उसमें 10 लाख के करीब लोग आए थे, हम लोग भी उसमें एसोसिएशन तरफ से शामिल हुए। और उसमें मतलब उनको सरकार को इतना डर गई थी कि पूरा रोकना पड़ा रास्ते, ओवर क्राउडिंग हो जाता, पूरा भर जाता। और इतने बड़े प्रदर्शन के बाद भी फिर भी कोई सरकार के कानों पे जूझ नहीं रहेंगे और कोई चीज़ उसमें नहीं हुआ। तो मेरा यह मानना है कि हमें इस प्रकार की रणनीति अख्तियार करने की जरूरत है कि अपने ऑफिसर और लोअर रैंक में बहुत से लोग गवर्नमेंट में कॉन्टैक्ट है, प्रेस में कॉन्टैक्ट है, क्योंकि हमारा कोई भी कार्यक्रम प्रेस दिखाता नहीं, उनको डायरेक्शन है
कि CAPF का कोई भी कार्यक्रम मेन मीडिया में कवरेज ना दिया जाए। अब छोटे मोटे यूट्यूबर लोकल पेपर में आ जाते हैं, लेकिन उसका उतना इम्पैक्ट होता नहीं। तो एक तो हमें ये स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है कि जो भी हमारे पर्सनल कॉन्टैक्ट है, जहाँ भी सरकार के थ्रू, अपोजिशन के थ्रू इस मामले को लाइव रखा जाए। जो भी CAPF की जेन्युइन डिमांड्स हैं और जो भी हमारा हक है, उस चीज़ को हम मांगे सरकार से तरीके से, जहाँ भी है उनको ब्रीफ करें, मेमोरेंडम दें और उसको परसू करते रहें। तो मुझे आशा है कि कोशिश करने से काफ़ी चीज़ें हो पाई हैं और धीरे धीरे जो ये 2-3 हमारे बर्निंग इशूज है CAPF के, उन पर भी जल्दी ही कार्रवाई हो जाएगी। इस बात पर काफ़ी हुई। 4 अप्रैल को PM को मेल किया हमारी एसोसिएशन ने। 6 अप्रैल को वहाँ से सारी CAPF पर एक्शन आई कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है और सबको ये देनी चाहिए। हम लोग कई गवर्नर से मिले। उत्तराखंड के गवर्नर थे लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, बहुत ही अच्छे आदमी हैं। और जब हमने उनसे कहा बस साहब मरने के बाद ये कम से कम जवानों को उनके मोहल्ले में एक रीत चढ़ाने वाला जाए और गार्ड ऑफ ऑनर हो तो उनको पता लगे भाई ये आदमी फोर्स का इसने सम्मान सहित नौकरी की है। आखिरी जो जनाजा है वो तो सम्मान के साथ निकलना चाहिए। तो उनके हाथ कांपने लगे। तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है। उन्हें कई शिलोंग में सतपाल मलिक उस टाइम गवर्नर थे, उनको DO लिखा और कई जगह लिखा कि भाई ये चीज़ सब जगह लागू करवाओ। आसाम राइफल में नहीं थे तो आसाम राइफल के लिए उन्हें गवर्नर शिलोंग को, मेघालय को चिट्ठी लिखा। तो होते होते ये सारी जगह डायरेक्शन हो गई। और अभी हमारी 1 हफ्ते पहले ही वार्ड के जो चेयरमैन है DG ITBP शत्रुजीत सिंह कपूर, जो यही DG हरियाणा के, यहाँ से गए, उनसे मुलाकात हुई और वो बड़ी फॉर्मल और बड़ी अच्छी मुलाकात थी। क्योंकि जहाँ भी हम जाते हैं तो लोग कहते हैं भाई आप सोल्जर बोर्ड की बात करो और सैनिक कल्याण बोर्ड की, तो आपके तो वार्ड है वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन बोर्ड, जबकि वो कागजों में है। ऑफिसर है कोई हरिओम करके, डिप्टी कमांडेंट है, डिप्टी कमांडेंट है, हाँ डिप्टी कमांडेंट है, वो उसके इंचार्ज है। जो सेक्रेटरी वार्ड है निर्माण भवन में बैठते हैं 2nd फ्लोर पे। और हमारे कई लोगों ने कहा सब मैं मिलने गया तो पास ही नहीं बनाया, उन्होंने फोन ही नहीं उठाया और वो वापस आ गए 1 घंटा वेट करके। तो जब हमने ये बात वार्ड के चेयरमैन से कही कि सब ऐसे वार्ड के दफ्तर का क्या फायदा, जो सिर्फ कागजों में एडजस्ट कर रहे हैं, हमारे लोग तो जा ही नहीं पाते। और मैं कहा इनकी परफॉर्मेंस तो जीरो है। अब 10 साल हो गए वार्ड को बने, आप बताओ क्या आउटपुट है, कौन सा कल्याणकारी काम वेलफेयर या रिहेबिलिटेशन का फोर्स के लिए किया है। तो ऑफिसर भी उस मीटिंग में थे तो एकदम चुप हो गए। तो फिर DG ITBP ने जो वार्ड के चेयरमैन उन्हें ये कहा कि भाई ये जो वार्ड का दफ्तर है इसको शिफ्ट कराओ, अभी निर्माण भवन टूटने वाला है। वो दफ्तर जो है CPO की बिल्डिंग में आना चाहिए, जिससे लोग रिटायरमेंट के बाद इसको आ जाके मिल सके। दूसरा उन्होंने कहा उस दफ्तर के साथ एसोसिएशन का दफ्तर भी बनाओ जो उसके बगल में ही हो, जिससे इनके थ्रू लोग आए तो कम से कम वहाँ जाके बातचीत कर सकें। तो उन्होंने बहुत पॉजिटिवली 1 घंटे से ज़्यादा बातचीत चली। उसमें सारे ITBP के अफसर, उनके IG एडम, DIG वेलफेयर, सारे लोग शामिल थे। और हमें उम्मीद है अभी हम दोबारा जो संजय गुंजियाल जिन्होंने देहरादून में ITBP कैंप में एसोसिएशन का दफ्तर बनाया है, अभी दोबारा यहाँ से जाके उनसे फॉलोअप करेंगे, जिससे जो चीज़ वार्ड के चेयरमैन ने हमसे प्रोमिस की है उन पर फॉलोअप कार्रवाई होकर कम से कम ये इम्पोर्टेंट 2-3 मुद्दे तो हो जाए। बहुत कहते हैं अभी भी जो ये परेड हुआ, CRP परेड हुआ 21 फरवरी को गुवाहाटी में, उसमें भी देखो HM साहब ने क्या कहा कि अगर CRP नहीं होती तो मैं समझता हूँ कि आंतरिक सुरक्षा की कल्पना करना बिल्कुल बेकार है। अभी 31 मार्च 2026 नक्सल मुक्त भारत के लिए उन्होंने घोषणा की हुई है और वो टारगेट लगभग पूरा होने वाला है। और नक्सल वायलेंस में हमारे CAPF के अधिकारियों ने, जवानों ने बहुत बड़े स्तर पर बलिदान दिया हुआ है। तो हमने DG CRP को कहा कि तो आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इसमें तो एक बड़ा विज्ञान भवन में जलसा होना चाहिए, उसमें सारे रिटायर्ड ऑफिसर, सर्विंग ऑफिसर और वेटरन्स को सबको बुलाना चाहिए और शहीद परिवारों को बुलाना चाहिए, जिससे ये चीज़ रिकॉग्नाइज हो कि CAPF ने मिलकर एक नक्सल वायलेंस जो इतने सालों से थी और इतने लोगों का उसमें जान गई है, इतना बड़ा काम किया है जो पूरे देश के प्रति बहुत बड़ी वो है। तो वो उसमें मुझे उम्मीद है कि शायद मार्च या अप्रैल में उस काम को करेंगे। अभी 6 अप्रैल में जो हमारी छत्तीसगढ़ की एसोसिएशन है, वो जो छत्तीसगढ़ में हमारे 76 जवान मारे गए थे 6 अप्रैल 2010 को, उसकी मीटिंग कर रहे हैं और उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि CM छत्तीसगढ़ उस मीटिंग में आए। तो जहाँ भी हमारी कोशिश ये रहती है कि CM नहीं तो डिप्टी CM कम से कम एसोसिएशन की मीटिंग में आए। बेंगलोर में शिव कुमार, क्या नाम है शिव कुमार? हाँ शिव कुमार डिप्टी CM, पूरा नाम शिव कुमार, D शिव कुमार वो बड़े पावरफुल थे। वो मीटिंग में आके पूरा घोषणा कर गए। वहाँ भी
सीआरपी कैंप के अंदर मीटिंग हुई और पहली बार डिप्टी सीएम उस मीटिंग में आए। राहुल जी ने चिट्ठी भी लिख दिया है। सर राहुल जी ने जहां जहां कांग्रेस शासित प्रदेश है उन सबको डीओ लिख दिया है कि अपने अपने राज्य में तो जो सीएपीएफ की मांग है उसको पूरा किया जाए। तो उसमें जो कर्नाटक में वहां उसने चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिख दिया सिद्धरमैया साहब ने अपने सिग्नेचर के थ्रू, और वो चीफ सेक्रेटरी से परसों कर रहे हैं उस चीज को। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में और इस तरह से तेलंगाना में मिस्टर रेड्डी वहाँ पे रेवंत सीएम है। तो तीनों राज्यों में हमें उम्मीद है कि 1-2 महीने के अंदर अंदर ये जो शहीद का दर्जा है अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड है इसका गठन हो जाएगा। और एक बार अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड में अगर हमारे सीएपीएफ के लोगों की भागीदारी हो जाए, अभी क्या है ब्रिगेडियर साहब बैठे हुए हैं, कर्नल साहब बैठे हुए हैं, 20-25 स्टाफ आर्मी का बैठा हुआ है, तो हम लोगों का डाटा ही उनके पास नहीं है। तो अभी हमने सीएपीएफ से मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी लोग रिटायर होते हैं आज के बाद हर महीने उनका डिटेल हमारे पास आए, जिससे हम उनको कॉन्टैक्ट कर करके उनको अपने एसोसिएशन में शामिल करें। जो लोग पुराने हो गए जितना भी है, पर जो आगे लोग हो रहे हैं ये सिलसिला आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो लोग भी हर महीने रिटायर होते हैं हर फोर्स के, तो लोग अपने अपने फोर्स की जिम्मेदारी लेके और उनको कॉन्टैक्ट करके उनको अगर हमारी एसोसिएशन में जोड़ेंगे, जैसे ये नंबर लाखों में पहुंच जाएगा तो हम ये प्लान कर रहे हैं कि अगर सरकार इन बातों को नहीं मानेगी तो कहीं एक बढ़िया सी विज्ञान भवन में सेमिनार करें और या रामलीला मैदान में एक अच्छे तरह से शो करें सीएपीएफ के वेटरन्स का, जिसमें वीडियोज भी आए। तो हमने एक बार कोई पत्रकार था उसने पूछा साहब आप इतनी दिनों से ये कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो नतीजा क्या हुआ, अगला कदम क्या है? तो मेरे मुंह से निकल गया अगला कदम है पीएम के घर का घेराव। तो वो बात उन्होंने छाप दी, टेलीग्राफ में छाप दी, वार्ड में छाप दी। तो वो बात पीएम के थे कोई नितिन पांडे क्या थे एडवाइजर, उनके पास पहुंची। उन्होंने फिर हमें बुलाया। सुधा गुप्ता थी जो हमारी एक सुखबीर सिंह ऑफिसर थे, उनकी वाइफ थी जो एमपी रही है, सुधा यादव गुड़गांव में रहती है। तो उनका जो सेक्टर 10वीं मकान है उस शहीद सुखबीर सिंह यादव मार्ग है उस मार्ग का नाम, और सेक्टर 10 में रहती है। सुधा बड़ी पावरफुल है, पीएम के बड़े क्लोज है। तो उन्होंने उनको कहा कि ये जो इन्होंने पीएम का घेराव करने की मांग की इसको बोलो रद्द कर दें, और ये जो 2 इनकी मांगे कोई 2 मांगे पूछ लो, उसको हम दिवाली पे तोहफा दे देंगे और वो कर देंगे। तो हमारे सामने उन्होंने उससे बात की पीएम, उसने कहा कि ये ले लो, मेल की और मेल करके बोले आप जाओ। हमने वो कॉल वापस ले ली और वापस करने के बाद फिर अब दोबारा वो फोन भी नहीं उठाती हमारा। इस तरह का मतलब ये एटीट्यूड है लोगों का, समझते हैं कि पता नहीं क्या मांग रहे हैं। तो निस्वार्थ और लगातार ये 2 कीवर्ड है, निस्वार्थ और लगातार। अगर हम अपना प्रयास मिलजुल कर एकजुट होकर जारी रखेंगे तो ये जो जितनी भी मांगे, ओल्ड पेंशन स्कीम भी बहाल हो जाएगी, शहीद का दर्जा भी मिल जाएगा, OGS जो ऑर्गेनाइज ग्रुप है सर्विस वो भी मिल जाएगा, और वो फॉर ऑल पर्पज मिल जाएगा। क्योंकि कोर्ट से हम जो चीज़ जीत चुके हैं, अगर सरकार कोर्ट का ही निर्णय नहीं मान लिया है तो ये सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ी शर्म की बात है। तो हमें इस प्रकार से अपनी रणनीति को आगे बढ़ाना है कि हम अपनी बेस बढ़ाएं और बिना किसी भेदभाव के पूरे सीएपीएफ के लोग पूरी इंडिया में एक जैसे हो जाए। तो आज मुझे व्यक्तिगत बेनिफिट यह है कि इतने ऑफिसर्स का मुझे व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टैक्ट में रहने का मौका मिलेगा और आप लोगों की गुडविल रहेगी। तो आज हमें कल को यह हम लोग जिंदगी के अंतिम पड़ाव में हैं, हमारे कई साथी आज हमारे बीच में नहीं है। कई बार एक खबर मिलती रहती है आज उनकी डेथ होगी, आज उनकी डेथ होगी, कोई एक्सीडेंट में चला जाता है, कोई बीमारी में चला जाता है। तो जितने दिन भी हम लोग जिंदा है बैठे हैं, तो जिस फोर्स को हमने अपनी जवानी दी है, अपना पूरा समय दिया है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस फोर्स के लिए निस्वार्थ भाव से जो भी हम समय गंवा तन मन धन से जो भी सेवा कर सकते हैं बिल्कुल पूरे मनोभाव से उसमें लगे, जिससे कि जो हमारे जवान हैं, जो हमारे माता नौकरी की है, उनको हम पे गर्व हो सके कि देखो हमारे अधिकारी रिटायरमेंट के बाद भी हमारे हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और सरकार से ये चीज़ों को मांगे। तो जय हिंद, जय पैरामिलिट्री, जय भारत।